हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपसे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, देखिए हमारे चैनल पर बीएड पेपर 2023 की आपकी जो तैयारी है रेगुलर बेसिस पर पिछले 6 महीने से करवाई जाती है। जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर दीजिए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जेएस की जो क्लासेस आती है आपको सुबह 11 बजे कराई जाती है रेगुलर बेसिस पे। रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे आपको कराई देती है डेली बेसिस पे। कला वर्क की क्लास इसी टाइम पर शाम को 4 बजे डेली करवाई जाती है। ठीक है, उसी के बाद देखिए हमारा हिंदी का जो क्लास है शाम को 7 बजे आता है। ठीक है, तो ये जो टाइम है इसी टाइम से आपको जो है क्लासेस से जुड़ना है। ठीक है साथियों, बाकी अगर पीडीएफ की बात करें, नोट्स की बात करें, तो हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, आप वहाँ से जाकर फ्री में जो है हमारा जो नोट्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं बिना 1 रुपये चार्ज दिए। ठीक है, पीडीएफ का या नोट्स का। ठीक है, आपको वहाँ पे देखिए फ्री में दिया जाएगा। आपको बस उसके बदले में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम को पेज देगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेंगे साथियों। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कला वर्ग की क्लास है, ध्यान से के क्वेश्चन को, प्रैक्टिस सेट की क्लास है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपका सामने दिएगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है। चालू खाता है, पूंजीगत खाता है, आधिकारिक आरक्षित खाता है, एक तरफा भुगतान खाता है, क्या नहीं है। तो देखिए आधिकारिक आरक्षित खाता जो आपका देखिए भुगतान संतुलन के अंतर्गत नहीं आता, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है पहले पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 52 नंबर है, निम्नलिखित में का मिलान करना। ठीक है, वैश्वीकरण का दिया गया है, वैश्वीकरण का मिलान देखिए आपका हो जाएगा। जो वैश्वीकरण है इसका मिलान हो जाएगा देखिए विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंतःक्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया से। ठीक है, तो जो आपका पहला मिलान है आपका उसके बी के साथ मिलान हो जाएगा। ठीक है, वैश्वीकरण का। और जो आपका निजीकरण दिया गया है, निजीकरण का अगर मिलान करेंगे साथियों, देखिए का जो निजीकरण का मिलान होगा, निजीकरण का मिलान आपका हो जाएगा विराष्ट्रीकरण या विनिवेश। ठीक है, निजीकरण आपका देखिए विराष्ट्रीकरण या विनिवेश कहलाता है, तो इसका मिलान देखिए आपका सी के साथ हो जाएगा। और जब आपका उदारीकरण है इसका मिलान साथ देखिए उदारीकरण का मिलान आपका हो जाएगा पहले के साथ। क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की जो प्रक्रिया उसको उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो मिलान हो जाएगा इसका ए के साथ मिलान हो जाएगा। ठीक है, आधे आधे पार्ट में इसका करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले का हो गया, फिर आपका देखिए जो तीसरा दिया गया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 53 नंबर, ध्यान से देखो बताएंगे सत्य का। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत में राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर। ठीक है, और ये किसके प्रधानमंत्री के सिफारिश पे की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण का क्या अभिप्राय होता है, बताइए। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण का क्या अभिप्राय होता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए उत्प्रेषण का या उत्प्रेषण का अभिप्राय होता है प्रमाणित करना या जानकारी देना, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक अशिक्षित था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो मुगल शासक थे साथियों अशिक्षित था, तो देखिए अकबर, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका अशिक्षित मुगल शासक है। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा फर्स्ट पे आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे राइट आंसर क्या है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, बताइए। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना साथियों कहाँ की गई थी, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रिटेन है, इटली है। तो आज़ाद हिंद फौज की जो आपकी स्थापना है सिंगापुर में की गई थी, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 55 पे आपका, 56 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। 1943 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखा जाएगा आपका 57 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो जोड़ा दिया गया आपके यहाँ पर सही नहीं होगा। मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत से संबंधित है। परमिल सुल्तान आपका देखिए गायिका है। MS गोपाल कृष्ण आपका देखिए वायलिन वादक है, ये भी सही है। नंदलाल बोस जो दिया गया आपका बांसुरी वादक, आपका गलत मिलान हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका सी डी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है,
ये आपके क्या है, ये आपके देखिए चित्रकार हैं, ठीक है, बांसुरी वादक नहीं याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन। समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समुदाय क्या है? समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन में समस्त पहलू आते हैं। समुदाय की यह परिभाषा किसकी है बताइए। समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं। समुदाय की यह परिभाषा किसके साथ ही? तो समुदाय की यह जो परिभाषा है आपकी किंग्सले डेविस की है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 58 पे आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, ध्यान से देख के बताएगा आइडेंटिटी हो जाएगा। रेटराजन के अनुसार कस्बे की विशेषताओं में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है बताइए। रेटराजन के अनुसार कस्बे की विशेषताओं में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है साथियों, इसका आइडेंटिटी हो जाएगा 59 पे। तो देखिए, व्यापारिक एवं उद्योग की प्रधानता को, मकानों का केंद्रीकरण और निवासियों की निश्चित न्यूनतम जनसंख्या को, सभी को। तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। रेटरेजन के अनुसार कस्बे की विशेषताओं में व्यापार एवं उद्योग की प्रधानता, मकानों का केंद्रीकरण, निवासियों की निश्चित न्यूनतम जनसंख्या आदि सभी को शामिल किया जाता है। तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा 59 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैनियों के अनुसार अनंत चतुस्थ में नहीं है, क्या बताइए। जैनियों के अनुसार अनंत चतुष्थ में नहीं है, क्या? अनंत ज्ञान है, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है, क्या नहीं है जैनियों के अनुसार अनंत चतुष्थ में। तो देखिए अनंत ऐश्वर्य जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है साथियों। जैनियों के अनुसार अनंत चतुष्टय में देखिए आपका अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद सभी है, लेकिन आपका जो अनंत ऐश्वर्य दिएगा इसमें शामिल नहीं है। तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा 60 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। जैनियों के अनुसार कर्म का भेद नहीं है, क्या बताइए। जैनियों के अनुसार कर्म का भेद क्या नहीं होता। प्रारब्ध धर्म, मन मोहनीय कर्म, आयुष कर्म या वेदनीय कर्म, क्या नहीं है। जैनियों के अनुसार कर्म का भेद नहीं है, क्या नहीं है। तो देखिए जैनियों के अनुसार कर्म का भेद आपका देखिए प्रारब्ध धर्म नहीं है, जो आपका ए वाला पिकअप देगा है 61 पे आपका आइडेंटिटी, ठीक है। जैनियों के अनुसार प्रारब्ध धर्म का कर्म भेद नहीं है, तो जो आपका ए वाला पिकअप देगा है 61 पे आपका आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा संयुक्त कर। स्मृति के संदर्भ में कुटांकन प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है बताइए। स्मृति के संबंध में कुटांकन प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है। सूचनाओं का संकलन, संकलन में परिवर्तन, स्मृति चिन्हों का बनना या संकलित सामग्री की खोज, क्या नहीं होता है। स्मृति के संदर्भ में कुटांकन प्रक्रिया का अर्थ क्या नहीं होता। 62 पर राइट आंसर कर दो। देखिए स्मृति चिन्हों का बनना, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, ध्यान से देख के बताएगा सत्य निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया था बताइए। निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया था साथियों। मनोविज्ञान की पुस्तक का अध्ययन करना, मनोविज्ञान उपकरणों का चित्र बनाना, प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, या उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो देखिए मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जाता है प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 63 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 64, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर को। पूछेगा बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है बताइए। बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है साथियों। 64 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मूल शक्तियों पर, सामाजिक स्थिति पर, चरित्र पर, सभी पर पड़ता है। जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है 64 पे आपका आइडेंटिटी। जब कोई बालक पैदा होता है तो उसके संपूर्ण जीवन में उसके व्यक्तित्व की मूल शक्तियाँ, सामाजिक स्थिति, चरित्र आदि सभी का प्रभाव पड़ता है। तो जो आपका डी वाला विकल्प है 64 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 65, ध्यान से देख के बताएंगे आइडेंटिटी को। शंकराचार्य ने ईश्वर की सत्ता किस आधार पर सिद्ध की है बताइए। तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, श्रुति के आधार पर, विश्वास के आधार पर। तो शंकराचार्य ने ईश्वर की जो सत्ता है श्रुति के आधार पर सिद्ध की है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप दे गए 65 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न 66, 66 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। मूल प्रवृत्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य बताइए। मूल प्रवृत्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है आपका साथियों असत्य कथन है। ये जन्मजात तथा आंतरिक होती है, ये संसार के सभी प्राणियों में पाई जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, ये किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित होती है। तो मूल प्रवृत्ति के बारे में जब आपका कथन सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है।
तो कौन सा कथन आपका असत्य पूछा है, ठीक है, कौन सा कथन असत्य पूछा है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर है। इसके लिए प्रशिक्षक की आवश्यकता पड़ती है, आपका जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपका सत्य कथन होता है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। मूल प्रवृत्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह जन्मजात तथा आंतरिक होती है, यह संसार के सभी प्राणियों में पाई जाती है, या किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है, ठीक है। ये सभी जो कथन दिए गए तीनों कथन आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, आपका सी वाला छोड़कर। अगला क्वेश्चन है 67, ध्यान से देख बताएंगे, अटेंशन करो। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है बताइए। मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार होते हैं, कानूनी मंत्री होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी आपका महान्यायवादी होता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 67 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। महान्यायवादी भारत सरकार का देखिए मुख्य विधि अधिकारी होता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, दायित्व आदि का उल्लेख है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विधि संबंधी मामलों में सरकार को सुझाव देना एवं विभिन्न वादों में न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना इसका मुख्य कार्य होता है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 67 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्लियर यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 68, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद ने, महात्मा गांधी ने, हसरत मोहानी ने, या लोकमान्य तिलक ने? बताइए। इंकलाब जिंदाबाद ये नारा किसने दिया था साथियों? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है हसरत मोहानी ने दिया था, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। हसरत मोहानी ने सर्वप्रथम 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा असहयोग खिलाफत आंदोलन के में दिया था। इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय सरदार भगत सिंह व मोहम्मद इकबाल को जाता है, तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा है 78 पे आपका राइट आंसर। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है हसरत मोहानी ने दिया था 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन के समय, ठीक है। और इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है इसको जो है सुप्रसिद्ध बनाने का जो श्रेय है भगत सिंह और मोहम्मद इकबाल को जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 69 नंबर, ध्यान से देख बताइएगा। 70 का एक अक्षांश डिग्री यानी कि लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता बताइए। एक अक्षांश डिग्री यानी कि कितने किलोमीटर को दर्शाता बताइए। एक लैटिट्यूड जो होता है आपके कितने किलोमीटर को दर्शाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 111 किलोमीटर को, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। क्लियर है? एक अक्षांश डिग्री लगभग 111 किलोमीटर की बराबर होता है। एक देशांतर डिग्री ध्रुवों पर 0 व मध्य रेखा पर 111 और 321 किलोमीटर के बराबर होती है। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70, ध्यान से देखकर बताएंगे। 70 का निम्न में से किस प्रदेश की मध्य आयु न्यूनतम है बताइए। निम्न में से किस प्रदेश की मध्य आयु आपकी न्यूनतम है? राजस्थान की है, केरल की, उत्तर प्रदेश की या महाराष्ट्र की है? तो देखिए उत्तर प्रदेश की, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। बाद में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो देखिए छोड़िए वो सब छोड़िए, आपका क्या दिया गया किस प्रदेश की जो मध्य यानी कि औसत आयु है न्यूनतम है, तो उत्तर प्रदेश की, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताएगा 70 का होगा। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान बताइए। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो तो देखिए 7वां स्थान है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों 7वां स्थान। यद्यपि 2018 में अघाटन स्थिति के अनुसार भारत 37 स्थल सूची में शामिल है। वर्तमान में 1092 स्थल विश्व विरासत सूची में है। इनमें जो का इटली है देखिए, इटली का आपका देखिए 54 है, चीन का देखिए 53 है, स्पेन का देखिए 47 है, फ्रांस का देखिए आपका 44 है, जर्मनी का देखिए 44 है, जर्मनी का आपका 44 है, फ्रांस का भी 44 है। इसके बाद जो आपका है भारत आपका 6ठे स्थान पर आ चुका है, ठीक है। तो 7वें से आपका 6ठे स्थान पर आ चुका है, ये बात याद रखिएगा। तो अभी 7वें पे नहीं है, 6ठे पे है, ठीक है। छठा देगा तो आपका 6ठा राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7वां देगा तो 7वां आपका यहाँ पे सही पकड़ के चलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर, ध्यान से देकर बताएंगे 70 का क्या हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था बताइए। प्रथम विश्व युद्ध आपका कब समाप्त हुआ था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध आपका समाप्त होता है 11 नंबर 1918 को, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर किए गए हमले के साथ शुरू हुआ तथा 11 नंबर 1918 को जर्मन द्वारा युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर
के साथ समाप्त हुआ था। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 72 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 73 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे राइट आंसर क्या। भारत का विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान आता है, दूसरा आता है, चौथा, छठा, सातवां, कौन सा स्थान आता है, तो देखिए सातवां स्थान। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 73 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का आपका देखिए सातवां स्थान आता है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे विश्व में तो पहले नंबर पर आपका रूस आता है, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर चीन आता है, चौथे नंबर पर अमेरिका आता है, पांचवें नंबर पर ब्राजील आता है, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, सातवें नंबर पर भारत आता है, आठवें नंबर पर अर्जेंटीना आता है, नौवें नंबर पर कजाकिस्तान आता है और 10वें नंबर पर आपका अल्जीरिया आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, ध्यान से देखो बताएंगे। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था, बताइए। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 27 दिसंबर 1911 को। जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान बना। जनगण मन को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर का। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होते हैं, बताइए। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत आपके नाइट्रोजन होते हैं साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 78% से 89% तक। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर 79%। ठीक है, 79, 78% से 79% तक। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, अफ्रीका है, मैंने देखिए अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, कौन सा बताइए। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। दक्षिण अमेरिका देखिए विश्व का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप है। ठीक है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप आपका देखिए एशिया महाद्वीप आता है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपका अफ्रीका महाद्वीप आता है, तीसरे नंबर पर आपका उत्तरी अमेरिका आता है और चौथे नंबर पर आपका देखिए दक्षिण अमेरिका आता है। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आपका फोर्थ। अगला क्वेश्चन 77, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर। निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता, बताइए। निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता, परिवार, वंश, जाति, संघ, गैर सरकारी संगठन या विधानमंडल। तो देखिए विधानमंडल, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 77 पर आपका राइट आंसर। ठीक है, नागरिक समाज के अंतर्गत विधानमंडल शामिल नहीं होता। नागरिक समाज का तीसरा भाग है और दो अन्य भाग देखिए आपका राजनीतिक और व्यावसायिक होते हैं। नागरिक समाज में सरकार से स्वतंत्र संगठन शामिल है, जो आपका यहाँ पर डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। नागरिक समाज के रूप में क्या नहीं माना जाता, तो देखिए विधानमंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या देगा, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, बताइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, तो सबसे कम की बात करेंगे साथियों जगह मुकुट पर्वत की। ठीक है, मुकुट पर्वत की जो ऊंचाई है आपकी 7242 है। ठीक है, जंगा की बात करें देखिए आपकी 8586 मीटर है। नंदा देवी की बात करें देखिए 7876 मीटर है। ठीक है, कॉमेट की बात करें, कॉमेट का देखिए 7756 मीटर है। ठीक है, जो सब ऊंचाई जो है आपकी देखिए मीटर में याद रखिएगा। मुकुट पर्वत की 7242 है, नहीं 7242 है। जंगा की बात करें देखिए 8586 है। नंदा देवी की बात करें देखिए 7876 है। कॉमेट की बात करें देखिए 7756 मीटर है। तो ये सभी देखिए पर्वतों की ऊंचाई है। तो सबसे छोटा जो पर्वत है भारत का आपका मुकुट पर्वत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सूत्र क्या हो जाएगा। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, बताइए। हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व कहाँ का शासक था साथियों, 79 पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए थानेश्वर का। जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, हर्षवर्धन थानेश्वर से पुष्यपूति वंश का शासक था। 606 में हर्ष थानेश्वर का शासक बना। बाद में कन्नौज को हर्ष ने अपनी राजधानी बना दिया। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नहीं गया 80 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया, तो देखिए
चंदावर में 1193 में, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को परास्त कर उसे मार दिया। इससे पूर्व 1992 में तराइन के युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहाँ पे कला वर्ग की आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी होगी। आपका जो डाउट है हमें देखिए पूछ लीजिएगा कहीं पे भी कमेंट करके, आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी है क्लास का जो है कमेंट करके हमें बताइए। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, जिससे हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में हिंदी वाली, शाम को 7 बजे आ जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबका क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद है साथियों।